2026 24 ऑफ जनवरी इवनिंग शिफ्ट का कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस। यूनिफॉर्म रॉड इज सपोर्टेड बाय 2 लेवल पिन सपोर्ट एज शोन इन द फिगर। मास ऑफ द रोप इज m। ओके, सो इसका जो वेट होगा यहाँ पे हो जाएगा mg। सो लेट मी एनालाइज द हाफ लेंथ ऑफ द रोप। सो यदि मैं मानूँ कि यहाँ से यहाँ तक हाफ लेंथ के ऊपर ही मैं फोर्सेस को देख लेता हूँ क्या क्या लगेंगे, तो हाफ लेंथ ली मैंने तो वेट हो गया mg/2 और जो टेंशन होगा वो होगा ऐसे यहाँ पे सेंटर पे पूछ रहा है ना, ये मिड पॉइंट पे। सो इट इज़ T0। सो यदि मैं यहाँ से इसको करने की कोशिश करता हूँ तो ये आ गया आपका टेंशन। ये एंगल यदि मैं देखूँ तो ये हो जाएगा आपका एंगल थीटा 30 डिग्री। ओके, सो यहाँ आ गया 30 डिग्री और फिर यहाँ से ये आ जाएगा आपका टी cos थीटा। टी इज द टेंशन इन द रोप। ओके, और यहाँ से यदि हम इसको देखें तो आ जाएगा साइन कंपोनेंट साइन थीटा। ओके, टी साइन थीटा। सो यदि हम इक्विलिब्रियम में देखें तो फिर टी साइन थीटा जो है उसको बैलेंस कर रहा है mg/2 और टी cos थीटा को बैलेंस कर रहा है दिस इज T0। सो T0 यहाँ से हो गया टी cos थीटा। ओके, सो यहाँ से जो टी साइन थीटा है वो हो गया mg/2। टी साइन थीटा हो गया mg/2। थीटा मतलब 30 डिग्री। सो यहाँ से हो जाएगा t/2 साइन 30 होता है ना हाफ mg/2। सो ये आ गया। सो यहाँ से आ जाएगा T0 इज इक्वल टू टी cos थीटा कितना होता है cos 30 डिग्री। सो cos 30 डिग्री इज 103/2। ओके, सो इसका जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है 2mg 3/2। सो यदि यहाँ से t निकालूँ तो आ जाएगा t इज इक्वल टू mg और फिर यहाँ पे इसको मैं पुट कर देता हूँ। सो mg/3/2। सो ये होगा भाई टेंशन मिड पॉइंट पे जो मैंने सपोज करा था T0 और यहाँ से जो टेंशन है इस रोप में वो T है, तो T के मैंने 2 कंपोनेंट बनाए। T cos थीटा ने बैलेंस किया T0 को, ये लिखा मैंने, और T sin थीटा ने बैलेंस किया mg/2 को। फिर यहाँ से T निकाल के इस T की वैल्यू यहाँ पुट किया तो टेंशन एट मिड पॉइंट आ गया √3 mg/2। ओके, सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये बहुत ही टफ पेपर था भाई, ये जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था ना, तो आज ए टफ वन। फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। ओके, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के ऊपर चार्ज ये है, इसको मैं कैपिटल Q बोल देता हूँ। तो इस यहाँ निकालना है फोर्स 1 माइक्रोकूलम पे जो यहाँ रखा हुआ है, और डिस्टेंस ये 2 सेंटीमीटर है, रॉड की लेंथ से वो 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है ये d इंटू डी प्लस एल। एल इज लेंथ ऑफ द रॉड और डी इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है तभी होगा ये। सो यहाँ से एफ निकाल देते हैं। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, स्मॉल क्यू की वैल्यू 10⁻6, दिस वन दी वैल्यू, कैपिटल क्यू की वैल्यू 2 इंटू 10⁻6, दिस वन, एंड डी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 2 सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर की जगह मीटर में भरेंगे वैल्यू है ना, 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 प्लस एल 10/100 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है,
यहाँ से लिख दो 10 इंटू 10⁻² भी लिख सकते हो, ठीक है। सो ये आ गया, यहाँ से आप एफ निकाल सकते हो इजीली। सो एफ आ जाएगा यहाँ से, यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7.5 न्यूटन। लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि आपको वेलोसिटी पार्टिकल की वेरी कर रही है पोजीशन के साथ। ओके, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। सो वेलोसिटी बाई, तो यहाँ से इक्वेशन लिख सकता हूँ, बिकॉज आपको पता है इक्वेशन होती है बाई इज इक्वल टू mx प्लस सी, है ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो बाई एक्सिस पे प्लॉट हो रहा है वी, स्लोप है इसका नेगेटिव -m और एक्स ही है प्लस सी। ओके, इक्वेशन नंबर 1, नेगेटिव स्लोप है ना इस ग्राफ का। सो अब ये बोल रहा है कि फाइंड द करेक्ट वेरिएशन एक्सेलरेशन का पोजीशन के साथ कैसे वेरिएशन होगा इन चारों में। तो यहाँ से तुम्हें पता कि एक्सेलरेशन होता है dv/dt, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो dv dx से मल्टीप्लाई कर दो, dx से डिवाइड कर दो, ये बन गई वेलोसिटी। तो इसको शुरू में लिख दो, तो v dv/dx लिख सकते हैं एक्सेलरेशन का ना, तो ये लिख दिया। सो यदि मैं इस इक्वेशन 1 से इसको डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा dv/dx इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से -m, ठीक है। सो यदि हम वैल्यू पुट कर देते हैं किस किस की, v की और dv/dx की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं यहाँ, तो आ जाएगा आपके पास a इज इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ v इज -mx प्लस c, ठीक है, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ dv/dx -m। सो यदि इसको हम -m से मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस m² x माइनस mc, ठीक है, ये आ गया। तो अब इसको भी आप y इज इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर कर लो। तो इसमें स्लोप जो है वो पॉजिटिव है और स्लोप है m² और इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, लेकिन वो कैसी मिलेगी कि उसका जो स्लोप हो, इंटरसेप्ट होगा वो नेगेटिव होगा, मतलब नेगेटिव एक्सिस पे आके वो इंटरसेप्ट करेगा, और उसका स्लोप जो होगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव स्लोप ही दिख रहा है इसका, और जो इंटरसेप्ट होगा उसकी वैल्यू होगी -mc, इंटरसेप्ट ऑन बाई एक्सिस -mc। ओके, स्लोप होगा m², ठीक है, और पॉजिटिव स्लोप है, लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव है जो इसको यहाँ कट कर रहा था, यहाँ से यहाँ तक जो है ये -mc, ये ठीक है। तो ये वाला ग्राफ ठीक होगा एक्सेलरेशन और पोजीशन में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपको कि इस अमीटर में करंट बताइए, इस अमीटर में। तो भी इस क्वेश्चन में जब भी कैपेसिटर लगाओ तो आपने उसको मानना होता है स्टडी स्टेट में, ठीक है। सो कैपेसिटर कौन सी स्टेट में है, स्टडी स्टेट में है। सो यदि कैपेसिटर स्टडी स्टेट में है तो फिर स्टडी स्टेट में वो एक ओपन सर्किट का काम करता है, ठीक है। तो मतलब इस सारा में कोई करंट नहीं होगा यहाँ, ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, 8 और 8 पैरेलल में है, तो 8 और 8 पैरेलल में होगा, इसका नया जाएगा 4, फिर 4 और 4 हो जाएंगे सीरीज़ में, तो बन जाएगा 8। तो रेड्यूस फिगर बन गया इसका, ऐसे देखो, ये आ गया 10 वोल्ट करंट, ये आ गया 6 ओम, और फिर ये आपका यहाँ पे ये 8 ओम है, लिख देते हैं 8 ओम, और फिर अमीटर लगा हुआ है, ठीक है, ओके, और फिर आपका ये 6 ओम है। अब देखिए आप बड़े ध्यान से, तो ये 8 और 8 का पैरेलल में हो गया 4, आधा हो जाता है ना पैरेलल में, और 4 और 4 फिर हो गया सीरीज में, फिर बन गया 8। तो मतलब इस पॉइंट पे यहाँ से 8 है गया इधर, तो ऐसे बन गया ये सर्किट हुई, ठीक है। तो उसको ऐसे कर दो, ऐसे, तो ये बन गया, देखिए अब यहाँ 8 ओम है। अब ये देखिए बड़े ध्यान से देखिए, तो 8 और 8 फिर पैरेलल में आ गए, फिर 4 बन गया, तो इसका फिर रिड्यूस फिगर क्या बन जाएगा, इसका रिड्यूस फिगर ये बन जाएगा, देखो 10 वोल्ट की बैटरी, और ये 6 ओम, और ये 4 ओम, और फिर ये अमीटर, ये ऐसे बन जाएगा भाई, ठीक है, ये आ गया, तो ये बन गया 4 ओम,
8 और 8 पैरेलल में, फिर 4 बन गया और यहाँ पे 6 ओम। अब इसमें करंट देख लेते हैं, एमीटर है तो यदि हम करंट देखें इसमें तो 10 वोल्ट की बैटरी थी ना ये, तो और ये रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए दोनों, तो ये बन गया 10, तो इसका रिड्यूस फिगर ये बन गया। देखो ये कि रेजिस्टेंस रह गया, मतलब एक बैटरी के साथ आपने एक रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है, ये आ गया ऐसे, और ये रेजिस्टेंस एक ही रह गया आगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10, ये 10 ओम और ये भी 10 वोल्ट की बैटरी, तो इसका मतलब आई हो गया V/R, तो V आपका 10 आर भी 10, तो ये बन गया 1 एम्पियर करंट चल रहा है, मतलब यहाँ से चला करंट 1 एम्पियर, यहाँ से 1 एम्पियर इसमें आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा देखो ना, 1 एम्पियर जो है वो दो रेजिस्टेंस 8 के हैं, तो इनमें इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरफ कितना जाएगा, 1 का आधा जाएगा, कितना 0.5 एम्पियर, और इस रास्ते कितना उतरेगा नीचे को 0.5 एम्पियर, बिकॉज रेजिस्टेंस सेम है तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वली होगा, तो एमीटर में भी उतना एंटर होगा जितना 8 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ कितना करंट आएगा इसमें 0 पॉइंट ऊपर से जो आ रहा है 5 एम्पियर, ये वाला ही। सो ये आ गया इसका सेकंड ऑप्शन। तो ये था आपका टफ क्वेश्चन जिसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कल, है ना। तो ये तभी आएगा जब आपको वर्टिकल सर्कल का थोड़ा नॉलेज होगा, मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल, ठीक है जी। सो इसको देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है कि पार्टिकल इज अटैच्ड टू एन आइडियल स्ट्रिंग, ओके, प्रोजेक्टेड फ्रॉम पोजीशन बी, ठीक है, बिकॉज वी आर पोजीशन ए, विल टेंशन इन दिस स्ट्रिंग बिकम 0, यहाँ पे टेंशन 0 हो गया ये पॉइंट पे, यहाँ पे, ओके। सो ये क्या पूछ रहा है कि स्पीड क्या होगी एट पॉइंट बी, ठीक है, पार्टिकल होगा यहाँ, स्ट्रिंग नहीं होगा, पर स्पीड ऑफ पार्टिकल निकालनी है एट पॉइंट बी, ठीक है जी। सो स्ट्रिंग के केस में पहले तो बताना चाहिए जो टेंशन रहती है, टेंशन वो क्या रहती है, जो टेंशन होती है वो होती है T इज इक्वल टू का फॉर्मूला क्या होता है, सो जो टेंशन है T, दैट इज T माइनस एम बी स्क्वेयर अपॉन T माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स, ये होता है। इस पॉइंट पे लगा रहे हैं, पॉइंट ए है ये आ गया, एम बी स्क्वेयर अपॉन आर, आर की जगह यहाँ एल है, तो ये होता है। देखते हो फॉर्मूला, टेंशन ही इस पॉइंट पे 0 दिया हुआ है, देखो यदि यहाँ 0 पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास एम जी माइनस कॉस 120, थीटा इज 120 एंड इट इज एम वी स्क्वेयर बी स्क्वेयर अपॉन एल, ठीक है। अब कॉस 120 होता है माइनस हाफ, तो बच गया एम जी अपॉन 2, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, ओके। तो ये बच गया एम भी कैंसिल हो गया भाई, तो एम मत लिखो यहाँ, तो ये आ गया जी अपॉन 2 इज इक्वल टू वी ए स्क्वेयर अपॉन एल, तो यहाँ से वी ए स्क्वेयर आ जाएगा आपके पास जी एल अपॉन 2, ठीक है जी। एक तो ये काम हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कि जो आपकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी यहाँ पे और यहाँ पे, सो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, कंजर्वेशन एनर्जी का प्रिंसिपल लगाएंगे आप, तो वो क्या बोलता है कि यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, सिर्फ यहाँ पे होगी सिर्फ काइनेटिक, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ वेलोसिटी u बोल देता हूँ, या चलो यहाँ वेलोसिटी vb बोल देते हैं, तो यहाँ होगी एनर्जी काइनेटिक हाफ एम वी बी स्क्वेयर, पोटेंशियल यहाँ होगी नहीं, इज इक्वल टू यहाँ पे काइनेटिक होगी हाफ एम वी ए स्क्वेयर, और यहाँ पोटेंशियल भी होगी एम जी एच, ठीक है। और जो इसमें एच की वैल्यू रहती है वो आपको पता होनी चाहिए कि एम तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा ये, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा वी बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी ए स्क्वेयर प्लस एम जी, और भी इसमें एच की वैल्यू होती है एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये ठीक है। तो बस वी बी स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ से, दैट इज इक्वल टू वी ए स्क्वेयर
प्लस एम जी, एम तो है ही नहीं भी यहाँ पर ना, तो कैंसिल हो गया है। जी एल अंदर 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस 120 होता है, माइनस हाफ, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3/2 हो गया। अब हमारे से पार्टिकुलर वेलोसिटी बी पॉइंट पूछ रहे हैं, तो निकल रही है देखो वी बी स्क्वायर आ रहा है यहाँ से, सो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से GL/2, तो ये लिख दिया मैंने। हाँ, और यहाँ से होगी 3/2 GL, तो वही वी बी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। GL कॉमन है, हाफ प्लस 3/2, तो हाफ प्लस 3/2 कितना होता है 7/2 GL, तो वी बी आ जाएगा यहाँ से 7/7 GL/2 का रूट, ये था, तो ऑप्शन 3। तो इसमें आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टेंशन का जो फॉर्मूला रहता है ना मोशन इन वर्टिकल सर्कल, उसका ये रखिए, T माइनस एम जी कॉस थीटा बनता है सेंट्रीपिटल का सोर्स, बस सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स, तो फिर उसके बाद थीटा की वैल्यू 120 है, टेंशन यहाँ 0 हो जानी है, खुद बोल रहा है ये लोअर सॉरी कहाँ लिखा वो ये पोजीशन ए, टेंशन 0 हो जाती है, ठीक है, तो 0 लिख दीजिए यहाँ, कॉस 120 माइनस हाफ होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, कैंसल हो गया, यहाँ से वी स्क्वायर निकाल लीजिए, कंजर्वेशन एनर्जी यहाँ लगाइए, यहाँ सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वेलोसिटी यहाँ बी सपोज कर ली मैंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पहुँचेंगे तो काइनेटिक भी होगी, पोटेंशियल भी होगी, ठीक है। एच की वैल्यू में पता नहीं चाहिए, L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये था इसका ऑप्शन है 3। अब हम चलते हैं, ये बिल्कुल ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है भाई, है ना, बार बार आया है क्वेश्चन, सो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि रेडियस ऑफ सोप बबल इज चेंज फ्रॉम 7 to 14, ठीक है, वर्क डन इन दिस प्रोसेस जितना। अच्छा, सो रेडियस ऑफ बबल इस केस में जो वर्क डन का फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, ये T इंटू डेल्टा ए, ठीक है। सो W हो जाएगा सरफेस टेंशन इंटू, तो यहाँ से 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस 4 पाई R1 स्क्वायर, फाइनल रेडियस R2 है, तो W इज इक्वल टू T, 4 पाई कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये अगर वैल्यूज पुट कर दीजिए, W इज इक्वल टू T की वैल्यू कितनी है, T मीन सिग्मा, सो 0.04, SI भरनी है वैल्यू, 4 पाई की वैल्यू 22/7, R2 मीन 14, सो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। और स्क्वायर कर रहे हैं तो मीटर में कर रहे हैं, तो 10⁻⁴ भी चिपकेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यदि हम मीटर में वैल्यू भरी मैंने रेडियस की, सो W आ जाएगा यहाँ से, ये कितना आगे निकाल के 196 में से 49 जाएगा तो रह जाएगा 16 में से 9 गए 7, 8 में से 4 गए 4, ठीक है। 16 में से 9 गए 7, 4 गए 147 ही रहेंगे, 3 ये और 46, ठीक है 147। तो ये आ गया आपके पास 4 चौके हो गए 16 और 22/7 147 यहाँ आ गया, और 10⁻⁴ यहाँ आ गया। तो वही यहाँ से 4/100 था ना ये, 100 तो ऊपर जाके 10 की -2 और आ गया, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आ गया 7 एकम 7 और 7 में 14 और 1, ठीक है। सो 16 गुना 22 गुना 21 कर लो भाई, कितना 42, 4 कितना 42, 4 46, ठीक है, कितना 42 ना 4 बचे, कितना 42 462 हो गया ये, 21 गुना 22 462 गुना 16 कर लो भाई, 16 दूनी 32, 3 बचे, 16 चौके 96, 3 99, 9 बचे, 16 चौके 64, 64 और 9 कितने होते हैं, 9 के 73, ठीक है।
0.04 था, ये भी ठीक है। तो 16 गुना 22, 22 गुना 21, 462, 16 3 बजे 16 50 99 9 बजे 16 64 9 73। ठीक है जी। सो मेरे पास आ रहा है ये 10 पर -6 भी आ रहा है साथ में। तो भी थे बिकॉज 100 बबल है ना ये, यस। इसके 2 सरफेस होते हैं तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, 2 सरफेस हैं तो 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, फिर 4 2 9 18 1 6 1 7 14 784 और ये 10 की -6 बच गया यहाँ पे। इतना जूल वर्क होगा भाई। और इसको लिख सकते हो तुम 15,000 -216 माइक्रो जूल। ये लिखा है इसने माइक्रो जूल में 15,000 -x। तो x की जगह आपको क्या दिख रहा है यहाँ 216, ऑप्शन 1। साथ में देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोलना चाह रहा है ये कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन तो हर बार ही आता है भाई, तो उसमें तो फिर करना ही पड़ेगा ना। यूनिफॉर्म बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेंडर लेंथ एल रेडियस आर है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो डिस्क की तरह बिहेव करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr²/2। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू m होता है, क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, r²/2। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई r²। h, ठीक है, पाई r²h। ये हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी r²/2। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि दूसरे केस में रेडियस r/2, लेंथ और पाई r²h एल की बात है यहाँ पे। तो इसका मतलब हो गया कि r और h से कैसे वेरिएशन है। तो भाई I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² हो गया r4 और आगे h मीन लेंथ। ठीक है, सो मतलब h की जगह हम लेंथ ही बोल देते हैं। लो जी, लेंथ बोल दिया। अब ये बोल रहा है कि दूसरे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पहले केस में ये आ गया, तो दूसरे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो I2 हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की जगह r/2 बोल रहा है, r/2 का पावर 4 और लेंथ को l/2 बोल रहा है। ये देखो, तो ये तो डिवाइड करके यहाँ इसको बोलो 1, इसको बोलो 2/1 करके देख लेते हैं। I2/I1 इक्वल टू I1/2 बोल रहा है। ठीक है, जैसे बोल रहा है ऐसे करते जाओ, I1 और इधर I2। तो भाई इसको डिवाइड ही करना है, तो यही कर दो, ये और ये कट गया, r/4 l भी गया। तो यहाँ से 16 2 की पावर 4 ऊपर चला गया और साथ में इस 2 को भी ले गया, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 5, मतलब बन जाएगा 32, ऑप्शन 1। आसानी था इसमें, सिर्फ मास को आपने ब्रेक करना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में वॉल्यूम सिलेंडर का होता है पाई r²h, और फिर वेरिएशन देखना है कि r और h के साथ वो कैसे वेरी करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो वेरी करेगा r की पावर 4 और साथ में होगा h या l। ओके, तो इसको देख लेते हैं। वेरी टफ था क्वेश्चन, बोलने को टफ है, वैसे आसान ही। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन होना तो एक सिमेट्री होती है, 2 तरह की सिमेट्री होती है, एक होती है फोल्डिंग सिमेट्री, एक होती है मिरर सिमेट्री। ठीक है, इसमें मिरर सिमेट्री लगती है ऐसे बीच में से, इसको ऐसे हम लगाएंगे। तो इसमें देख लो, जो लेफ्ट हैंड साइड में है कोई भी रेजिस्टेंस है, वो राइट हैंड साइड में उसका मिरर इमेज है। इसका मिरर इमेज ये है, इसका मिरर इमेज ये है, इसका मिरर इमेज ये है। तो वैसे ही सबका है, इसका ये है, इसका ये है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सी सिमेट्री बताई मैंने आपको, मिरर सिमेट्री। तो मिरर सिमेट्री के थ्रू क्वेश्चन होगा। तो मिरर सिमेट्री में पहली बात होती है कि एक एंड को आप पॉजिटिव पोटेंशियल में मान लेंगे और दूसरे एंड को नेगेटिव पोटेंशियल में। तो करंट यहाँ से चलेगा पॉजिटिव से। अभी I सपोज यहाँ करंट जाता है I1 या I2 या I3, ऐसे सपोज कर लेते हैं I1 I2 I3। इसमें याद रखना कि जो उसका
मिरर इमेज होगा ना, उसमें भी करंट सेम ही जाएगा। जैसे इस रेजिस्टेंस में R2 जा रहा है तो इसमें भी कितना जाएगा R2, ये मेन पॉइंट है इसमें, ठीक है। इस रेजिस्टेंस में जैसे करंट ऐसे ऐसे जाते जाएगा सारा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर बंटेगा जंक्शन है, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। लेकिन यहाँ खास बात है, ऐसे नीचे वाला, तो मैं खास बात आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो बीच वाला करंट है I2, ये आगे निकलेगा ऐसे। तो यदि इसका मिरर इमेज कहाँ है, ये है, इसके मिरर इमेज में भी सेम ही करंट होगा। जैसे यहाँ I2 एंट्री मारा है ना करंट इसमें, तो यहाँ भी करंट कितना होगा I2। बोलने का मतलब यहाँ करंट डिवाइड नहीं होगा, यहाँ जो करंट पहुँचा, कितना करंट पहुँचा यहाँ पे, इधर से आया I2, ये डिवाइड नहीं होगा यहाँ पे। ये ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा ना इधर ना इधर, इसका मतलब कहाँ जाएगा, सॉरी ये इधर नहीं जाएगा इधर नहीं जाएगा, ये उसके मिरर इमेज में भी उतना ही आना है। तो ये I2 यहाँ से सीधा निकल जाएगा इस तरफ राइट साइड को। इसका मतलब ये यहाँ जंक्शन है ही नहीं, तो इसको यहाँ से उखाड़ देना है आपने, क्वेश्चन हो गया फिर, ठीक है। और यहाँ से I2 आ रहा था ये नीचे से आपका, और यहाँ फिर करंट जो आपका टोटल वो ही एंड निकलेगा नेगेटिव एंड पे, वो जो यहाँ एंट्री मारा था I, ठीक है। यहाँ से I1 आ रहा है, ये यहाँ से I2 आ रहा है, और इधर से कितना आएगा, ये I3 आएगा, टोटल फिर यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन करंट से मुझे ये पता लगा कि जो यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ जंक्शन है ही नहीं, तो फिर इसका रेड्यूस फिगर क्या बनना होगा, देखो ऐसे बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अभी ये पॉइंट ए से चला, ये यहाँ चलते हैं, तो ये गया एक, ठीक है, और ये गया एक, यहाँ से मैंने घुमा दिया, ये गया एक, और फिर यहाँ से थोड़ा तो यहाँ से ये गया ना एक ऊपर को, ये यहाँ से ये नीचे, यहाँ से मैंने घुमा दिया, ये ऐसे, और ये ऊपर से आ रहा है ऐसे, और ये ऐसे, तो नीचे की तरफ बनाओ, ये जंक्शन ये यहाँ तोड़ दिया मैंने, होगा ना, नीचे की तरफ भी वैसे ही है। फिर यहाँ से भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और फिर ये नीचे को ये, और फिर यहाँ से भी ये, फिर हो गया, और फिर ये, फिर यहाँ के मिलेंगे ये ऐसे, ठीक है जी। और एक रेजिस्टेंस यहाँ है, तो ये हो गया बी, ये बन गया आपका, सारे रेजिस्टेंस आ रही हैं, ठीक है। तो भाई यार 3 है ये सीरीज़ में है कि पैरेलल में, चेक करो, दोनों सीरीज़ में हो गए, ये हो गया R/2, बिकॉज ये R है ये भी R है, तो पैरेलल में नहीं, ये सीरीज़ में हो गया, सीरीज़ में हो गया 2R हो गया ये, ठीक है, ये R है, सारे R हैं, ठीक है। तो जैसा फिगर ऊपर वाला वैसा नीचे वाला ऐसे है। तो ऊपर वाले को कर लेते हैं पहले, देखो कितना आया ये, बिकॉज ये आगे दोनों सीरीज़ में R + R 2R, और R और 2R आगे पैरेलल में, तो RP हो जाएगा R × 2R, ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम 3R, एक R कट गया तो आ गया 2/3R। इसको तीनों को मिला के 2/3R लिखना है आपने, ठीक है। यहाँ जंक्शन तो है ही नहीं है, ये मैंने गलत बना दिया, यहाँ पे ऐसे है, सीधी लाइन निकल रही है आगे को, ये ऐसे ही है, ठीक है जी। सो अब देखो यहाँ पे ये इसका RP, इस सर्किट का RP ये आ गया, इसका भी RP यही होगा, ठीक है। तो पहले मैं ऊपर वाले को फिर बना देता हूँ, ये बन गया, देखो यहाँ पॉइंट A, यहाँ से ऐसे, अब ये एक ही रह गया यहाँ पे कितना, 2R/3, तो सीरीज में देखेंगे 2R/3 R है, 2R/3 बिल्कुल ठीक। ये फिर आ रही है इधर, आ गया, और ये बीच में कितना हो गया, R + R 2R, ये पॉइंट B आ गया। तो नीचे वाला भी सेम ही होगा जैसे ऊपर वाला ही, तो इधर को भी एक R लगा होगा, फिर आगे 2R/3, और फिर ये एक R ऐसे, और ये क्योंकि इसमें सिमेट्री है ना,
तो ये आर है, तो ये भी कितना होगा नीचे को, जैसे ऊपर वाला है 2r/3, 2r/3 और ये आर। हो गया क्वेश्चन, अब इसमें कुछ भी नहीं है। अब ये तीनों आगे सीरीज में है ना, r + r हो गया 2r, ठीक है, r + r 2r और 2r + 2/3, 2 + 2/3 कितना होता है, 6 + 2 8/3 हो गया। ये 8/3 हो गया ऊपर वाला एक, 8r/3, बीच में 2r, नीचे फिर वही सेम, पॉइंट बी, ये ए, नीचे कितना है 8r/3, 2r, फिर नीचे 8r/3। अब ये तीनों पैरेलल में है, अब ये तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में 1 करके इनका आंसर निकाल लीजिए। सो आ जाएगा 1/rp डैश बोल देते हैं, = 1/8r/3, 3 चला जाएगा ऊपर को, प्लस 1/2r प्लस फिर वही 3/8r, ठीक है, 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, ठीक है। तो यहाँ से 1/rp डैश कितना हो जाएगा, 1/r कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 3/8, 3/8 2 बार है, इसका मतलब 6/8 बचेगा, ये नीचे r है, ठीक है, और प्लस बचेगा 1/2r, तो वही आ गया 1/rp डैश = 1/r, 1/r तो सॉरी कॉमन ले लिया था, तो ये बचेगा। सो 2 चौके 8, 8 आ गया इसका, 6 + 4, तो ये आ गया आपके पास 1/rp डैश = 10/8r, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, जो भी इसको उलट करोगे तो rp डैश आ गया हमारे पास 4/5r। तो बोलने का ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, तो ये आपका एग्जैक्ट जो रेजिस्टेंस ए और बी के बीच आएगा वो आएगा 4r/3 और r/5। सो ये आ गया, दूसरा ऑप्शन होगा। तो ये था क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिंपली इसलिए ये क्वेश्चन ये क्योंकि यहाँ पे जंक्शन होगा नहीं, मतलब ये बोलने का, इस जंक्शन को तोड़ दो, मैंने समझ आया था क्यों, मिरर सिमेट्री की वजह से, तो नहीं होगा, तो बाकी तो फिर सिंपल ही है। ये ऊपर वाले ये दो पैरेलल में हो गए, 2 सीरीज में हो गए, सॉरी ये सीरीज के साथ फिर ये पैरेलल में हो गया, वैसे सेम। तो ऊपर वाले नेटवर्क का सॉल्व कर लिया, नीचे वाले का सॉल्व कर लिया, ऊपर वाले का वही होगा जो नीचे वाले का होगा, इस लाइन से जो नीचे है और इस लाइन से जो ऊपर है उनका सेम ही होगा, है ना। और फिर बाद में हमने तीनों को देखा तो ये पैरेलल में बन गए, तीनों पैरेलल में बन गए, फिर तीनों को पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दिया और rp डैश यहाँ से निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा था क्वेश्चन कुछ, ठीक है जी। आगे चलते हैं और देखते हैं, ये भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें बोल रहा है कि 2 आइडेंटिकल लूप्स हैं, कोएक्सियली रखे हैं, रेडियस ऑफ दोनों की r, ठीक है, बोथ लूप्स इज r, मैग्नेटिक फील्ड है तो वो निकालनी है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट फिर वो रेडियस के इक्वल है, क्योंकि रेडियस भी r दी हुई है, ये रेडियस भी r ही है, तो वही जो एक एक्सिस ऑफ दी सर्कुलर कॉइल के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो आपको बताना चाहिए, μ0 I r² / 2r, और अंदर होता है x² + r² की पावर 3/2, ये रहता है फॉर्मूला, ठीक है। सो यदि ये फॉर्मूला है तो फिर इसी में आपने जो x है उसकी जगह भी r ही भरना है, x की जगह भी आपने r ही भरना है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ 2 होता है, सो अब देख लो पहले वाले के लिए क्या बन जाएगा, ये पहले वाले लूप p को ले लेते हैं, इधर वाले को लो, पहले p है ये, ठीक है। तो
तो पी की मैग्नेटिक फील्ड करंट इसमें 4I चल रहा है, तो यहाँ आपने आई की जगह 4I लिख देना है, तो बन गया ये। चलो इसको जनरल सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि x की जगह r लिखने को बोल रहा है ये ना, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस होता है x, तो यहाँ भी r है और यहाँ भी x इज इक्वल टू r है। तो इन प्लेस ऑफ x राइट r, सो बन गया मेरे पास b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर अपॉन 2 आर स्क्वेयर का आर स्क्वेयर का 2 आर स्क्वेयर की पावर कितना हो गया 3/2। तो ये बन गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर अपॉन, नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं, सो बन गया 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 1 2 की पावर 3/2, इसको सॉल्व करो। सो ये बन गया 2, इसको लिख सकते हैं आप 2 की पावर हाफ और उसकी पावर कितनी 3, तो इसको ले सकते हैं 2√2 इंटू √2 इंटू √2 है ना। तो ये बन गया 4 का रूट होता है 2, तो 2 4 √2 लिख सकते हैं उसको, 4√2। तो बन गया आपके पास अंदर 4, मतलब सारा सॉल्व कर लिया मैंने, ये सिर्फ 4√2 आ गया नीचे, और r की पावर 2 है और उसकी पावर 3/2 है, और ऊपर भी r स्क्वेयर है, तो नीचे जो है वो 3/2 3 बचेगी, तो एक r बचेगा नीचे, तो ये कर दिया मैंने। ठीक है जी, बस अब लगाओ पॉइंट P पे। तो पॉइंट P कॉइल के लिए जो आपका P लूप है ना, उसके लिए क्या हो जाएगी फील्ड, सो BP हो जाएगा यहाँ से म्यू नॉट आई अपॉन 4√2, आई की जगह कितना है 4I, ये देखो, और BQ हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई, वो यही रहेगा 4√2, जिसमें करंट आई है। अब तुम्हें पता है डायरेक्शन जो होती है इसकी वो इसी लाइन पे होती है, तो इसकी वजह से डायरेक्शन होगी वो इस तरफ, ठीक है, मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी BP की, इस लूप P की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना O पे, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी इससे अबे, मतलब टुवर्ड्स Q होगी, और इसकी जो होगी वो होगी टुवर्ड्स P। अब ज़्यादा वाली वैल्यू है, यहाँ 4 टाइम्स है, ज़्यादा वाली वैल्यू जो है वो ये है ना, तो नेट फील्ड हो जाएगी ज़्यादा वाली माइनस कम वाली, BP माइनस BQ, तो कॉमन क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4√2, म्यू नॉट आई अपॉन 4√2 कॉमन, और अंदर क्या बचा 4 और -1, तो ये बनेगा आपके पास 3 म्यू नॉट आई अपॉन 4√2, और एक R भी बचा था, R भी है यहाँ पे R, तो ये आएगा। और नेट आएगी जो बड़े वाली है, बड़े वाली में क्या है, बड़े वाली में डायरेक्शन टुवर्ड्स Q है, तो यहाँ नेट की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स Q होगी, ठीक है, तो यहाँ P नहीं होगा, यहाँ होगा Q, सो ऑप्शन 1 आ गया अभी इसमें। तो ये तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू दी इन प्लेस ऑफ x, आपको R दिया तो R लिख दो, यहाँ पे सॉल्व करो, कौन सी ज़्यादा है, लूप P की करंट इसमें 4 टाइम्स है, उसकी फील्ड ज़्यादा होगी, इसकी फील्ड कम होगी, ज़्यादा में से कम घटा दो, तो जो नेट डायरेक्शन आएगी, इसकी डायरेक्शन किधर थी मैग्नेटिक फील्ड की पॉइंट O पे, टुवर्ड्स Q थी, तो नेट की भी टुवर्ड्स Q ही आएगी, ठीक है। तो ये था, आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। लॉजिक गेट से तो क्वेश्चन आता ही है ना, तो भी ये जो है ना यहाँ, ये नॉट गेट है, सर्कल होना चाहिए यहाँ, तब बात बनेगी ये, ठीक है। तो फिर वेरिफिकेशन से हो जाएगा ये, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज यहाँ से ए यहाँ दे रहे हो आप, तो यहाँ ए बार निकलेगा ये, ठीक है। तो यहाँ तुम ए भी दे रहे हो, बी भी दे रहे हो, यहाँ तक तो ए एंड बी निकल गया, तो यहाँ क्या निकला, नॉट कर दिया उसको, तो यहाँ निकला ए एंड बी ऊपर बार, और आउटपुट बाई में क्या निकला, फिर एंड हो गया, तो बाई में निकला, बाई इसको बाई बोल देते हैं, बाई इज इक्वल टू एंड करो इसका, एंड करो इसका एंड, ये एंड और नैंड का खेल है इसमें ना, बिकॉज जब दोनों इनपुट्स को ज्वाइन कर देते हैं ना आप एंड के, तो वो नॉट बन जाता है, तो जैसे इनपुट ए जाएगा यहाँ तो ए बार हो जाएगा, यहाँ भी वैसे ही है, ए एंड बी मिला था, ए एंड बी बार मिलेगा, तो आउटपुट में फिर एंड आ गया, तो ये मिल जाएगा। तो यदि हम इसको वेरीफाई करते हैं तो ऑप्शन 4 इसमें वेरीफाई हो जाता है आराम से, ठीक है। ए बी की वैल्यू पुट करोगे, आउटपुट आपका ये आते जाएंगे यहाँ पे नीचे, तो ये भी सिर्फ आपने चेकिंग से ही करना है।
रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आ गया भाई। बोला कि डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज फॉर्म्ड बाय लेंस इज 30 सेंटीमीटर, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव दी जा रही है, अच्छी बात है। तो ये इसमें आपको सिंपल मैग्नीफिकेशन 3 टाइम्स है, 3 है मतलब 3 टाइम्स इमेज का साइज़ बड़ा है ऑब्जेक्ट के साइज से और पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली पता क्या हुआ होगा, ये एक कॉन्वेक्स लेंस होगा और वो इसका ऑप्टिकल सेंटर आ गया। ये यदि इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका यदि ऑब्जेक्ट है, इसका नाम कुछ भी रख दो ए बी, तो भाई इसका इमेज बना होगा फिर इधर सेम साइड बनता है ना वर्चुअल, तो भाई ये बना होगा वर्चुअल इमेज ये, ठीक है। वैसे हमें मैग्नीफिकेशन से लगा ये, तो दिस इज़ योर इमेज ए डैश बी डैश। अभी बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट ये है आपका, इमेज ये है, इनके बीच की डिस्टेंस दी जा रही है आपको कितनी, 30 सेंटीमीटर। और ये आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है यहाँ से लेके यहाँ तक u, और यहाँ से लेके यहाँ तक होती है v, ठीक है। तो आपको पता है कि ये 3 टाइम्स बड़ा होगा इमेज, और भी बड़ा होगा इससे ऐसे, ठीक है। थ्री टाइम्स बड़ा होगा। ये बन गया, तो ए डैश बी डैश बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो भाई यहाँ पे सिंपली क्या होने वाला है कि ए डैश बी डैश है। अब यहाँ देख लो कि दोनों के बीच का डिस्टेंस यदि आपको 30 दिया है ऑब्जेक्ट और इमेज का, तो फिर यहाँ से ये कितना बचेगा, हाँ ये वाली डिस्टेंस निकालनी हो तो ये क्या हो जाएगी v माइनस यू है ना, v टोटल है ना ये, और यू को कम कर देंगे तो ये वाली बचेगी, तो v माइनस यू जो है वो दिया जा रहा है 30, ये लगा मेरे को यहाँ से पता, ठीक है। अब तुम्हें पता कि मैग्नीफिकेशन 3 है तो मैग्नीफिकेशन होती है v अपॉन यू, तो यहाँ से v कितना आ गया 3u, तो यहाँ 3u लिख दो, 3u माइनस यू इज इक्वल टू 30, 2u इज इक्वल टू 30, सो u इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आ गई आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक आ गया 15, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि अब फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ होती है, फॉर्मूला ये होता है मैग्नीफिकेशन के साथ m, तो f की वैल्यू कितनी है यहाँ निकालनी है, f अपॉन f, u की वैल्यू नेगेटिव करेंगे -15 और m की वैल्यू दी हुई है 3, तो यहाँ से हो जाएगा देखो ये 3f माइनस 45 बराबर है f, तो ये हो जाएगा 2f इज इक्वल टू 45, तो f हो जाएगा 45 अपॉन 2, सो f हो जाएगा 22.50 सेंटीमीटर, ये आ गया, आसानी था, ये नहीं था टफ। अब ये क्वेश्चन टफ है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, मतलब छोटी छोटी कैलकुलेशन है लेकिन बोल सकते हैं कि थोड़ा टेढ़ा है। तो यहाँ से देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है, स्टेबिलिटी उस न्यूक्लियस की ज़्यादा होगी जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है, ठीक है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे जाना है आपने, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी ज़्यादा है। तो देखो भाई ये रिएक्शन चल रहा है, न्यूट्रॉन की ऑलमोस्ट 0 ही होती है, तो इसकी कैसे लिखते हैं इसको बाइंडिंग एनर्जी के रूप में, देखो बाइंडिंग एनर्जी किसकी लिखनी है, बाइंडिंग एनर्जी लिखनी है आपने He4 की, माइनस ये कर देंगे क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, तो माइनस रिएक्टेंट कौन है यहाँ, बाइंडिंग एनर्जी He3 की, आपने न्यूक्लियंस लेने ऊपर जो है ना, पैरों में तो 2 ही है ना, मतलब न्यूक्लियंस की ज़रूरत पड़ती है ना मास नंबर की, तो वो जो डिफरेंस है वो एनर्जी रिलीज हुई, तो वो कितना डिफरेंस हुआ बोलो 20, इसमें एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है इस रिएक्शन नीचे वाले में, तो कैसे लिखोगे ऊपर, जैसे ऊपर वाला लिखा बाइंडिंग एनर्जी, ये कौन है 5 हीलियम 5 की, माइनस बाइंडिंग एनर्जी फिर वो रिएक्टेंट हीलियम 4 की, ये जो दी हुई है आपको, ये दी हुई है -0.9, ये बाइंडिंग एनर्जी के रूप में लिख दिया। अब आपको इसको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के रूप में लिखना है, कैसे लिखोगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में कुछ बोल सकता हूँ, x y z कुछ भी बोल दो, तो बन गया x
मान लेता हूँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बट इज एक्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो ये हो गया x4 लो जी। इसको ले जाओ परे को, तो ये क्या बन गया x4 हो गया यहाँ से पर न्यूक्लियन। तो इसको कैसे लिखोगे, ये तो होगी बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी x4/4, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियन 4 है इसमें, माइनस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन x3/3। ठीक है, इज इक्वल टू ऐसे, वैसे नीचे वाला लिख लेते हैं। ठीक है, सो भाई इसमें यहाँ पहुँच गया ना, तो x को हम बोल देते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो यहाँ से पहले इसको परे ले जाओ, आप इसको परे ले जाओ, तो क्या बन सकता है, ये B4 ही बोल देता हूँ, B4 इज इक्वल टू 20 प्लस, ये परे जाके प्लस हो गया B, और ये है 3, मतलब ये हीलियम का ये 3 वाला आइसोटोप है उसकी है ये। ठीक है, B3 बोल दो। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, B5 बाइंडिंग एनर्जी हीलियम 5 की हो जाएगी, ये परे चला गया तो ये हो गया पॉजिटिव, B3 पहले लिख दो प्लस 20 बाद में, तो वैसे ही परे चला गया तो पॉजिटिव B4 माइनस है परे, है ना, तो ये आ गया। तो मैं बोल रहा था कि x जो है वो मैंने बोल दिया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है सपोज। ठीक है, तो फिर तीसरे वाली की क्या हो जाएगी, ये तीसरा है ना, तो x3 क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी बटा जितने उसमें न्यूक्लियन है, 3 ही है ना इसमें। अब अगले की क्या हो जाएगी, x4 हो जाएगा, x4 यहाँ से मतलब डिवाइड कर देंगे 4 से, तो इसको डिवाइड कर दो 4 से, तो बन गया B3 प्लस 20/4। वैसे x5 क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 5 वालेगी हीलियम 5 की, तो इसको भी डिवाइड कर दो 5 से, तो आ जाएगा B4 माइनस 0.9 है, B4 माइनस 0.9 अपॉन कितना करना 5। मुझे क्या मैंने बाइंडिंग एनर्जी लिखी कि हीलियम 3 की, बिकॉज नंबर ऑफ न्यूक्लियन 3 है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिखी मैंने, वैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैंने लिखी 4 की, तो बटा 4 कर दिया, 5 की लिखी तो बटा 5 कर दिया। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो x5 की बात कर रहा हूँ अभी, तो B4 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, B4 तो क्या है B3 प्लस 20, तो यहाँ लिख देते हैं B3 प्लस 20 माइनस 0.9/5। तब बस x5 कितना बचा, ये 20 में से 0.9 एक नहीं घटा 19.1 बचा ना, तो बन गया B3 प्लस 19.1/5 है ना। तो ये आ गया आपके पास। अब आप बड़े ध्यान से देखो, तो ये आई बाइंडिंग एनर्जी आपकी हीलियम 3 की, ये आई बाइंडिंग एनर्जी हीलियम 4 की, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ये आई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपकी हीलियम 5 की। अब ये पूछ रहा है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ही पूछ रहा है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ रहा है, तो अब देख लेते हैं किसकी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ B आ रहा है, देखो B, तो यदि तुम इसको ऐसे रफ से करो, तो यहाँ यदि मैं B3 को 3 भर देता हूँ ऐसे चेक करने के लिए, सो लेट अस चेक। ठीक है, तो चेक करने के लिए मैं B3 को 3 भर देता हूँ, तो बन गया x3 इज इक्वल टू 3/3, कितना आया 1। चलिए x4 कितना आएगा, लेट अस चेक। इसको मैंने कितना भरा 3, 23/4, मतलब ये आ गया तुम्हारे पास 4 पंजे 20 हो गए, 5.6 आ गया। और x5 देख लेते हैं, B3 को मैं 3 भरा तो 3 19 22.1 आ गया अपॉन 5, देखते हैं कितना आ गया, 5 चौके 20, 2 बचे 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 बचे 5 चौके 20, 1 बचा 5 दूनी 10, तो ये वैल्यूज़ आ रही हैं। अब देख लो इनमें कौन सबसे बड़ी है। तो यदि मैं इस ऑर्डर को देखता हूँ तो मैं क्या इसको ऐसे लिख दूँ कि जो x3 है वो छोटा है x5 से और वो छोटा है x4 से। x3 मेरा कितना, जब मैं चेक कर रहा था B3 की वैल्यू 3 भरी थी ना मैंने, तो B3 आ जाएगा 3 ही भरना फिर, है ना। तो फिर ये कितना था, ये था 1, बिल्कुल ठीक। 1 छोटा होता है
4.42 से बिल्कुल ठीक बात है, और 4.42 छोटा होता है 5.6 से, तो ये रहेगा भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ऑर्डर रहेगा ये, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ही न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बताती है, तो वो सबसे ज़्यादा किसकी है, X4 की। ठीक है, तो याद आएगा घटता हुआ क्रम बाइंडिंग एनर्जी का, तो सबसे ज़्यादा जो होगी वो होगी हीलियम 4 की, उससे कम होगी 5 की, उससे कम होगी 3 की। तो 3 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे कम है, वो अनस्टेबल है फिर कंपेरेटिवली इनके, ऑप्शन 2। तो ये था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जी आपको बताना है यहाँ से करंट आई एंट्री ले रहा है, तो इसमें कितना जाएगा, इसमें आई जी चला गया तो यहाँ जाएगा आई माइनस आई जी। तो क्या फार्मूला होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना यहाँ होगा उतना नीचे होगा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो यहाँ भी क्या होगा पी, बिकॉज पैरेलल में दोनों रेजिस्टेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर एस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जी। तो कितना आ जाएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, आई माइनस आई जी, इसमें करंट एंट्री लगा रहा है और रेजिस्टेंस इसका आर एस है, और यहाँ करंट आई जी है और रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का कैपिटल जी है, तो आर एस यहाँ से, और आर एस को बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, शंट बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी, ये फॉर्मूला होता है, सीधा डायरेक्ट भी याद रखते हैं। तो बन गया आर एस इज इक्वल टू आई जी, कितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो प्रोड्यूस कर सके उसमें 1 मिली एम्पियर, मतलब 10⁻³ जी की वैल्यू, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 100, आई माइनस आई जी मैक्सिमम रेंज 5 मिली एम्पियर, 5 इंटू 10⁻³ कॉमन ले लेते हैं, -1, 10⁻³ मैंने कॉमन ले कैंसिल हो गया, तो 100/4 मीन्स 25 ओम आपको लगाना पड़ेगा शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं 14, ये बार बार आ रहा भी क्वेश्चन, इस बार रिपीट हुआ है। सो तुम्हें पता ही है कि बैलेंसिंग लेंथ मान लो शुरू में आई एल, यहाँ पे आई मान लो पी पॉइंट पे, ठीक है, तो ये एल थी, तो हमारे को कितनी बची 100 माइनस एल, तो यदि ये आर है तो इसको क्या बोलते थे एस, पी उस बाहर का रेजिस्टेंस होता है जिसकी लेंथ कितनी है ए पी, और जो पी क्यू लेंथ बची उसका रेजिस्टेंस होता था क्यू, है ना। तो आर अपॉन एस इज इक्वल टू, मतलब 2/5 इज इक्वल टू एस है ना, 2/3 इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। ठीक है जी, तो ये देखिए आ गया 3L इज इक्वल टू 200 माइनस 2L, तो एल इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 5L इज इक्वल टू 200, तो एल आ गया यहाँ से 40, तो 100 माइनस एल हो जाएगा 60। अब आर अपॉन एस इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एल अपॉन 100 माइनस एल, ये लगाया ना मैंने, तो ये फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, तो यहाँ से मेरा बैलेंसिंग लेंथ लगी पता 60 है शुरू में। उसके बाद ये बोल रहा है कि एक्स पैरेलल में जोड़ दो, यहाँ पे एक एक्स लो, एक्स को पैरेलल में जोड़ दिया तो इसका पहले आर पी निकालो पैरेलल में रेजिस्टेंस, ये तो आ जाएगा प्रोडक्ट और नीचे सम, ये आ गया। अब एस पी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो अब वो नल पॉइंट शिफ्ट हो गया 10, मतलब पहले वो 40 पे था, अब कहाँ चला गया 50 पे, तो फिर लगाओ फॉर्मूला आर अपॉन एस पी, एस की जगह एस पी होगा पैरेलल में दोनों, इज इक्वल टू 50/100 माइनस एल पी 50। तो यहाँ से वैल्यू पुट करा दो, आर की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन एस पी की वैल्यू 3x, x प्लस 3 चला गया ऊपर को, इज इक्वल टू 1, तो आ गया 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 6, तो आ गया x इज इक्वल टू 6। ये आसानी है। A cubical block of density 600 kg per cubic floating in a liquid density this much, height of the cube immersed in the liquid। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन का प्रिंसिपल जो है वो ये है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या बोलता है कि ये होता है वो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स्ड पार्ट, डिस्प्लेस्ड बाय immersed part of body is equal to
जी इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये हो गया एम डैश जी और ये हो गया एम जी। और एम डैश हो गया हटाए गए पानी का भार जो पार्ट इमर्स है नीचे, तो हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, और ये भी हो जाएगा सिग्मा जी। ठीक है, मतलब बॉडी की डेंसिटी की मटेरियल की डेंसिटी सिग्मा है यदि, तो वॉल्यूम तो सेम ही आएगी ना। सो ये आ गया और ये आ गया वीरो। ठीक है, सो यहाँ पे भी इस बॉडी की बात हो रही है तो बॉडी का वॉल्यूम तो लग गया होगा, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शन एरिया क्यूब का ए इंटू इमर्स्ड पार्ट जो है उसकी हाइट ले लेते हैं एच। तो एच हो गया हाइट ऑफ इमर्स्ड पार्ट, ये मान ली मैंने, हाइट ऑफ इमर्स्ड पार्ट ऑफ बॉडी, कैपिटल एच है ना। और क्यूब की हाइट ले लेते हैं एच, साइड ऑफ क्यूब मतलब हाइट या साइड ऑफ क्यूब एक ही बात है। ठीक है, तो बस हो गया क्वेश्चन ये। अभी जी जी तो कैंसिल हो ही जाएगा, जी जी कैंसिल हो गया, तो यही बचा यहाँ रो बचा, यहाँ सिग्मा। रो डेंसिटी है लिक्विड की और ये है मटेरियल ऑफ द बॉडी की, तो ए से ए भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, पूछा क्या है, हाइट ऑफ द बॉडी, हाइट ऑफ द क्यूब मास इन द लिक्विड, हाइट ऑफ जो मैंने एच मानी थी पानी के अंदर डूबा हुआ हिस्सा उसका, तो एच क्या होगा यहाँ से, एच क्या होगा यहाँ से, रो आ जाएगा नीचे, एच सिग्मा अपॉन रो। हाइट इसकी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, 10 ही रखिए, सिग्मा 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 बॉडी के मटेरियल की डेंसिटी 600 अपॉन लिक्विड की 900। ठीक है जी, 3 6 3 3 9 20/3 6.67 सेंटीमीटर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे क्वेश्चन था, तो ये पहला ऑप्शन आ जाएगा इसका। सो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के लिए, इसका लेंथी पेपर था ये 2 शिफ्टों में होगा फिर ये। सो भाई यहाँ से देखो आप बड़े ध्यान से, तो बर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन आ गया। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 50 बर्नियर स्केल कंसाइड कर रही है 48 से, तो 50 VSD जो है वो 40 MSD मेन स्केल डिवीज़न है ना, ये बर्नियर स्केल डिवीज़न है। तो 1 VSD कितना हो जाएगा, 40/50 मतलब MSD है ना, मतलब 1 VSD की वैल्यू हो गई 4/5 MSD। अब लिस्ट काउंट क्या होता है, 1 MSD 1 मेन स्केल डिवीज़न -1 बर्नियर स्केल डिवीज़न। तो 1 MSD को ऐसे लिख दो, 1 VSD की वैल्यू पुट कर दो 4/5 MSD, कॉमन ले लो, 1 - 4/5 MSD 1/5, और 1 MSD की वैल्यू है 1 mm, सो आ जाएगा 0.2 mm। तो 48 है यहाँ। तो ये कितना आ जाएगा, ये आगे 25 और ये आगे 24 है ना। ठीक है, 24/25 आ जाएगा ये। पच्चीस और ये आ गया 25 - 24, 1/25 आ गया है। ठीक है, तो फिर यहाँ से आपका आ जाएगा ये 0. कितना आएगा 1/25, ये 0.04 mm, और सेंटीमीटर में लेना तो एक 0 और लगेगी बीच में। तो ये था बी, लिस्ट काउंट निकालना था इसका। सो अब इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके देन।